एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों का टॉप 15 का जीके जीएस का शोज आ चुका है गाइज। और जो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग भी मेरा डेली का टॉप 15 का जीके जीएस का शोज देख सके। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें करंट क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ गाइज कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट बनाइएगा तो आप एग्जाम के टाइम में अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम हम हर वीडियोस को नहीं देख सकते, लेकिन नोट जो होता है उसका हम रिवीजन कर पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर अप कर पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस नोट बनाना। तो प्लीज नोट जरूर बनाइएगा। मैं अपनी वीडियो में इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस आप लोगों से कि प्लीज नोट जरूर बनाइए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है, मैं चीजों को हाईलाइट भी करती हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से रिलेट कर रहा है। तो जो बायोमास जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोमास होता क्या है, तो बायोमास उस पदार्थ को कहते हैं जो जिनकी मृत्यु कुछ समय पहले हुई हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बायोमास को उन सभी जीवधारी पदार्थ को कहते हैं जिसकी जो जीवित हो या उनकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हो। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि बायोमास जो होता है वो मानव ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा या ऑप्शन डी कोयला। तो अगर याद रखिएगा जो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा जो है वो हमारा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिमालय का कौन सा भाग जो है नदियों द्वारा लाई गई। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो नदियों द्वारा जो लाई गई है और संगठित तलछट से जो बना है वो कौन सा बना है। तो ऑप्शन ए असम हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय या ऑप्शन डी पूर्वांचल। तो गाइस याद रखिएगा जो हिमालय का जो भाग है जो नदियों द्वारा लाई गई और संगठित तलछट से जो बना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो शिवालिक श्रेणी। ठीक है, चलिए शिवालिक श्रेणी के बारे में कुछ एक दो इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ गाइस कि ये याद रखिएगा कि ये जो है ये मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी। और अगर आपसे ये पूछे कि शिवालिक श्रेणी की शुरुआत कहाँ होती है, तो याद रखिएगा कि पोतावर से स्टार्ट होती है और हमारा ब्रह्मपुत्र वैली तक ये विस्तारित है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसका याद रखिएगा कि शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिण और सबसे छोटा हिस्सा है। ठीक है, और यह मतलब कि ये सबसे अंतिम है, जो हिमालय का जो सबसे अंतिम आता है जो शिवालिक आता है, ये सबसे शिवालिक श्रेणी सबसे अंतिम आता है। इसीलिए याद रखिएगा ये शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे दक्षिणी और सबसे छोटा हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ईसीआई के साथ साझेदारी की है। तो ईसीआई मतलब समझ रहे होंगे इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो ईसीआई यहाँ पे हमारा है इसका मतलब हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ईसीआई के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी मेटा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी गूगल और मेटा दोनों ने की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैसे याद रखिएगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो साझेदारी की है मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए, तो वो है हमारा गूगल। गूगल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चुनाव चल रहे हैं और जिन लोगों का भी करंट एग्जाम है उनको मैं जरूर बोलूंगी प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, और मैं इसको वीवीआई दूंगी। याद रखिएगा जो इलेक्शन कमीशन जिसके साथ मतदान प्रक्रिया के लिए जो साझेदारी की है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा गूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसने इथेनॉल 100, क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इथेनॉल 100 है, इसको मैं सर्कल कर रही हूँ, जो इथेनॉल 100 जो नामक एक है नया ईंधन जो है वो लॉन्च किया है। तो इथेनॉल 100 नामक जो नया ईंधन है वो लॉन्च किया है, तो किसने किया है। उससे पहले ये जान लेते कि ये इथेनॉल 100 है क्या। तो इथेनॉल 100 ये है कि ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों को काफी कम करने के लिए, मतलब इसका उद्देश्य यही है कि ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों को काफी उत्सर्जन कम करने का ये दावा किया है गाइस इथेनॉल 100। तो इसको लॉन्च किसने किया। तो नितिन गडकरी ने ऑप्शन है, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी ने, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने या ऑप्शन डी संजय कुमार ने।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हरदीप सिंह पुरी ने जो है वो इथेनॉल 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया, ठीक है। याद रखिएगा, और ग्रीन हाउस गैसों को और प्रदूषणों को कम करने का मतलब उत्सर्जन कम करने का दावा किया, ठीक है। ये इथेनॉल 100 नामक, और किसने किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले? भागीरथी नदी पर। यहाँ पे दो क्वेश्चन हो जा रहा है कि यहाँ पे ये पूछा है कि भागीरथी पर बना टिहरी बांध। कभी कभी पूछ भी देता है कि टिहरी बांध है वो किस नदी पे बना है। तो याद रखिएगा कि टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दो क्वेश्चन बना कि टिहरी बांध है वो किस नदी पर है और किस राज्य में। तो याद रखिएगा भागीरथी नदी पे। और राज्य का बताइए। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो गाइस याद रखिएगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के टिहरी जिले में जो है वो हमारा टिहरी बांध है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, उत्तराखंड, ठीक है। तो भागीरथी नदी पर बना जो टिहरी बांध है वो हमारा उत्तराखंड राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का प्रशिक्षण करती है। तो जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा है वो जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका प्रशिक्षण कौन करती है? तो गाइस उससे पहले ये बता दूं कि जो नियंत्रण और महालेखा जो परीक्षक, ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछे कि कौन से अनुच्छेद है तो 148 अनुच्छेद जो है वो आर्टिकल है हमारा। ये आर्टिकल 148 में हमारा नियंत्रण है वो महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये एक ऑडिट रिपोर्ट जारी करती है जो मतलब कि जितना भी उनका लेखा जोखा होता है वो रिपोर्ट जारी करती है उसमें कि कहाँ गड़बड़ हुआ नहीं हुआ। तो इसको फिर इसका जो ये जारी करती है उसके बाद इसका प्रशिक्षण करती है एक समिति। तो वो कौन सी समिति करती है? तो ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोक लेखा समिति जो विपक्ष की सरकार जो होती है जिसमें वो हमारा ऑडिट रिपोर्ट का प्रशिक्षण करके पहले नियंत्रण एवं महालेखा करती है। उसके बाद वहां से ये लोक लेखा समिति के पास जाती है और फिर यहाँ से जाने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाती है, ठीक है। याद रखिएगा कि इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो सूचीबद्ध करती है केंद्र और राज्य सरकारों को। वो कौन सी अनुसूची है? तो ऑप्शन ए चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी दूसरी अनुसूची, या ऑप्शन डी पहली अनुसूची। तो इसमें क्या बोला गया है आपको कि केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है वो कौन सी सूची थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहली अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों को जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है वो सूचीबद्ध करती है पहली अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है। और जो हमारा दूसरी अनुसूची उसमें वेतन भत्ते विशेषाधिकार के बारे में जो है वो हमारा दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है, ये हमारा पहली अनुसूची है। तो याद रखिएगा मैं जितना भी बताया सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथी अनुसूची के बारे में तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चौथी अनुसूची में क्या दिया गया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो चौथी अनुसूची में है वो हमारा सीटों का आवंटन है, ठीक है। सीटों का आवंटन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये आपको प्रश्न देखने को भी मिले होंगे। तो याद रखिएगा जो चौथी अनुसूची में है वो हमारा सीटों का आवंटन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। सीटों का आवंटन तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन, पहली अनुसूची में केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है, ठीक है। दूसरी में है वेतन विशेष अधिकार के बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है, ठीक है।
तो इसमें क्या बोला है कि ऋग्वेद जो है वो 1028 सूक्तों का एक संग्रह है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन राइज बन रहा है, कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि ऋग्वेद जो है वो कितने सूक्तों का एक संग्रह है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1028 जो है वो 1028 सूक्तों का एक संग्रह है, जो कितने मंडलों से, ठीक है, ये कितने मंडलों में ये विभाजित है, ये पूछ रहा है कि ये कितने मंडलों में विभाजित है। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो वो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, जो 10 मंडलों में जो है वो विभाजित है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है, जो कितने मंडलों में, 10 मंडलों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो प्रसार भारती के जो है वो नए अध्यक्ष में किसने कार्यभार संभाला है। तो ऑप्शन ए संजय कुमार ने, ऑप्शन बी नवनीत कुमार ने, ऑप्शन सी किशन कुमार ने या ऑप्शन डी राहुल कुमार ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में जो भी हाल ही फिलहाल कार्य संभाले हैं, ये एकदम करंट बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, और याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नवनीत कुमार जो है वो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हैं। ठीक है गाइस, याद रखिएगा करंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपको 2-4 देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका नोट बनाइए। और मैं ज्यादा लेकर भी नहीं आती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मैं टॉप 15 लेकर आती हूँ, मुझे पता है आप लोगों का टाइम कितना कीमती है, इसलिए गाइस प्लीज इसको नोट जरूर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। तो बताइए कि जो पूरे भारत में है वो कितनी वंदे ट्रेन चल रही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो पूरे भारत में जो है वो कितनी वंदे ट्रेन चल रही है। तो ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 101 या ऑप्शन डी 102। तो याद रखिएगा गाइस, यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको भी वीवीआई दूंगी। हालांकि आप इसमें देखेंगे गाइस तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो याद रखिएगा पूरे भारत में जितनी वंदे ट्रेन चल रही है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 102। तो 102 जो है वो पूरा पूरे भारत में जितनी वंदे ट्रेन चल रही है वो 102 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि परिस्थितिकी तंत्र में दो अव्यय होते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में कौन दो अव्यय होते हैं। तो ऑप्शन ए पादप एवं जंतु, ऑप्शन बी जैविक एवं अजैविक, ऑप्शन सी मनुष्य एवं पहाड़ या ऑप्शन डी पेड़ एवं कवक। तो पादप तंत्र में जो दो अव्यय होते हैं वो बहुत लोगों को लगता है कि पादप और जंतु होते हैं, जो कि टोटली ये रॉन्ग आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैविक एवं अजैविक जो है वो परिस्थितिकी तंत्र में दो अव्यय होते हैं। सुरेश आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि आप लोग एक टाइम में भी पढ़े होंगे जैविक अजैविक, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जो जैविक होता है वो हमारा निर्जीव होता है, और जो सॉरी जीवित होता है, और अजैविक जो है वो हमारा निर्जीव होता है, ठीक है। जैसे जैविक में आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ, पेड़ पौधे, और अजैविक में आप जैसे ले लीजिए हवा पानी, दैट इज कॉल्ड अजैविक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो याद रखिएगा परिस्थितिकी तंत्र में जो दो अव्यय होते हैं वो जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। तो जैसे आप लोग जैसे कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़े होंगे, वैसे ही पंचायत के बारे में है। तो ये पंचायत जो विघटित कर दी जाती है तो उसके चुनाव कब करवाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए तत्काल में, या ऑप्शन बी 1 माह के अंदर, ऑप्शन सी 3 माह के अंदर या ऑप्शन डी 6 माह के अंदर। तो गाइस याद रखिएगा जो पंचायत विघटित की जाती है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 6 माह के अंदर जो है वो चुनाव कराई जाती है। अगर आपसे ये पूछे कि पंचायत में जो है वो मिनिमम कितना एज चाहिए, जैसे लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में 30 है, तो इसमें मिनिमम एज कितना। तो इसमें जो मिनिमम एज है हम लिख देते हैं यहाँ पे। जो मिनिमम आपको एज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं उनको तो पंचायत से रिलेटेड हर प्रश्न आना चाहिए। तो जो मिनिमम एज है स्पेशली मैं उन लोगों को बता रही हूँ, तो 21 है, ठीक है। तो पंचायत के लिए 21 एज रखा गया है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 35। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये अगला क्वेश्चन है, जितने भी लोग बिहार के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं, इनफैक्ट ना भी है उनके लिए, लेकिन जो है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। तो इसमें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्यपाल द्वारा जो है राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यपाल जो है वो विधान परिषद और विधानसभा में जो है सदस्य को मनोनीत करता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसकी विधान परिषद पूछ रहा है कि विधान परिषद में जो है वो कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग, या ऑप्शन बी सदस्यों की कुल संख्या का 1/2, या ऑप्शन सी सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, या ऑप्शन डी सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। तो गाइस याद रखिएगा, जो राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद में जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है वो कब मनाया गया है। तो ऑप्शन ए 16 मार्च को, ऑप्शन बी 17 मार्च को, ऑप्शन सी 18 मार्च को, या ऑप्शन डी 19 मार्च को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया वो 16 मार्च को मनाया गया। और गाइज याद रखिएगा, जो जो दिवस रिलेटेड क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में, जैसे जीडी हो, सीपीओ हो, या फिर बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इनफैक्ट कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो स्टेट लेवल का हो या नहीं भी हो, तो guys याद रखिएगा उसमें एक दिवस से रिलेटेड प्रश्न होता ही है। तो याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 मार्च जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा आखिरी प्रश्न है। और होपफुली गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए इतना कर सकते हैं कि प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। राइट, तो गोदान की जो है वो किसकी रचना है, तो गोदान जो है वो किसने लिखी है। तो ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, या ऑप्शन डी रणवीर भारती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मुंशी प्रेमचंद जो है वो गोदान की रचना। और गाइस जितने भी बुक और उसके ऑथर से नाम आपको चाहिए, अगर इस टाइप के आपके वीडियो चाहिए और बिल्कुल नोट टाइप में चाहिए, तो आपको मेरे प्रोफाइल में वीडियो में जाइए और उसमें आपको मिल जाएगा बुक से रिलेटेड बुक और उनके लेखक। तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल से मैं पढ़ाई हूँ। एक बार आप जरूर उसको क्लिक करके देखिएगा, नहीं पसंद आएगा तो आप वापस आ जाएगा, बट एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।